हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ब्राइट एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम देखेंगे वास्तविक संख्या, यानी कि वास्तविक संख्या का पार्ट 1 हमने इस बना के अपलोड कर चुके हैं और आज पार्ट 2 है। ठीक है, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देखे, उसके बाद इसको देखे। ठीक है, अब क्या है, पार्ट 1 तो हम बना चुके हैं, आप देख लीजिए अगर जिसने नहीं देखा है। अब बात करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें क्या 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 देखेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम पार्ट 2 में संख्या रेखा। ठीक है, कहां से शुरू करेंगे? संख्या रेखा। संख्या रेखा, ठीक है, संख्या रेखा को देखेंगे। इससे के पहले के जो टॉपिक्स हैं, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परमेय अपरमेय संख्याओं के बारे में जो जानकारी थी वो हम पार्ट 1 में दे चुके हैं। ठीक है, अब ये पार्ट 2 है तो इसमें संख्या रेखा क्या होता है, संख्या रेखा क्या होता है देखते हैं। संख्या रेखा एक इस तरह की लाइन खींची हुई होती है, ये लाइन होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं पूर्ण धनात्मक, इसमें दे रखे धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं रखती होती है। ठीक है, अब कैसे, इधर ले लेंगे हम, यहाँ मान लिया हमने क्या है, बीच में मान लिया 0 है। ठीक है, बीच में हमने 0 ले लिया। अब 0 से इस साइड की, यानी कि लेफ्ट साइड की क्या होंगी, ये माइनस की संख्या, यानी कि इधर माइनस इनफाइनाइट हो गया और इधर हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, अब 0 से अगर इधर को आएंगे, इधर को बढ़ेंगे इस साइड को माइनस इनफाइनाइट की तरफ, तो क्या होगा, वैल्यू तो अब यहां से शुरू होगी, -1 हो जाएगा। ठीक है, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा और यहाँ पे -4 होगा, ये चलता रहेगा। अब इसमें क्या होगा कि ये देखो 1 और 2 3 ये घटेगा, ये तो बड़ा होगा, नंबर्स तो बड़े होंगे, डिजिट तो बड़े होंगे, लेकिन क्या होगा, जो इसकी वैल्यू होगी वो घटेगी। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन दे रखा है। ठीक है, अब इस साइड के लिए प्लस इनफाइनाइट की तरफ क्या होगा, प्लस इनफाइनाइट की तरफ होगा, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई संख्या रेखा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, संख्या रेखा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद देखते हैं क्या है। ठीक है, इसके बाद है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का शांत और अशांत रूप। ठीक है, अब ये है परमेय संख्या। ठीक है, परमेय संख्या की डेफिनेशन और उसके बारे में तो हम जिक्र कर चुके हैं पार्ट 1 में। ठीक है, अब क्या है पार्ट 2, ये इसमें परमेय संख्या के 2 प्रकार होते हैं, तो शांत ठीक है, दूसरा होगा अशांत। ठीक है, शांत और अशांत अनावृत्ति। शांत अनावृत्ति क्या होगी, शांत अनावृत्ति वह होती है जैसे पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि जैसे कोई दे रखा है उदाहरण के तौर पे, उदाहरण से समझाते हैं इसको। ये लिखा है 4.5। अब ये इसमें अगर हम पूछे कि शांत है या अशांत है, तो ये तो शांत है, ये तो शांत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4 ये पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो रखा है। अब इसको देखते हैं, जैसे ये लिख रखा है 2/5, ये मुझे शांत है या अशांत है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे। अब ये देखो, अब ये नीचे वाला जो है, नीचे वाला क्या, बटे, बटे का मतलब क्या होता है, भाग, तो 5 से भाग करेंगे 2 को, 5 से भाग करेंगे 2 को, और ये देखेंगे 5 से ये 2 पूर्णतः विभाजित होता है नहीं होता है। अब कैसे, 5 तो बड़ा है 2 से, तो इसको दशमलव लगा के करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 5 चौक 20, यानी कि क्या आ गया 0.4। अभी 0.4 पूरा कट गया, यानी कि इसके आगे कोई ऐसा संख्या नहीं आ रही है कि जो इससे किसी से भी ना कटती हो और आगे चलती रहे, यानी कि पाई के मान की तरह, जिस तरह पाई का मान होता है वो कटता ही नहीं है, निश्चित तौर पर नहीं आता, वो आगे तक बढ़ता रहता है। तो ये क्या होगा, ये शांत हो गया। ठीक, क्या हो गया, शांत हो गया। ये क्या होगी, शांत परमेय संख्या हुई। क्या हुई, शांत परमेय संख्या हुई। अब बात करेंगे अशांत अनावृत्ति, तो इसको उदाहरण के रूप में देखेंगे। क्या है उदाहरण, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक,
1/7 ले लिया, 1/7 ले लिया। अब इसको क्या करेंगे, नीचे 7 7 क्या है, ये हर में है, हर अंश को बता दें। ये ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला होता है अंश, ये क्या होता है, ये होता है हर, ये होता है हर। अब ये 7 जो है 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से भाग देंगे किसको, 1 को अगर भाग देंगे तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो इसको इधर हम कर लेते हैं, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 को 1 से डिवाइड करेंगे यानी कि भाग देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे 1 आ जाएगा और शेष पर यानी कि कैरी। इसको एक तरफ से करके अगर बताएं तो इस तरह से होगा 7 1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमने दशमलव लगा लिया तो यहाँ हो गया 10। अब 7 से अगर इसको हम भाग देंगे तो 7 बन जाएगा 7 यानी कि 7 एकम 7। यहाँ का कितना बचेगा, शेष फल रिमाइंडर यानी कि शेष फल बचेगा 3 बचेगा। अब दशमलव लगा हुआ है चूंकि तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं। अब 7 से 30 देखेंगे, 7 क्या पहाड़ा वहां तक पढ़ेंगे जहां तक यानी कि 30 से ज्यादा नहीं होगी, भाग करनी आती होगी शायद सबको, ठीक है। अगर नहीं आती है तो वो भी सीख लेना, ठीक है। 7 चौक क्या होगा 28 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 बचेगा रिमाइंडर यानी कि शेष पर बचा 2। अब क्या करेंगे, अब फिर 0 बढ़ा लेंगे, अब क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 21 ज्यादा हो गया तो 7 दूनी 14, ठीक है। अब ये क्या है कि कट ही नहीं रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या है, शांत नहीं है, एक निश्चित तौर पर नहीं रुक रहा है, ये चलता जा रहा है, तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, अशांत हो गया। समझ गए होंगे सभी, ठीक है। शांत और अशांत परमेय संख्या क्या होती है, ये पूछ ली जाती है पेपर में, ठीक है, कि शांत या अशांत संख्या क्या होती है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं अपर में अशांत संख्या लिखेंगे, ठीक है। क्या देखा, अपर में अशांत अनावर्ती, अपर में आप सोचोगे कि हमने अपर में शांत क्यों नहीं लिया। अगर अपर में शांत होता ही, अगर अपर में शांत होता तो ये अपर में ही नहीं होती। क्यों, क्योंकि अगर जैसे कोई हमने ले लिया पाई का मान ले लिया, कोई भी ले लिया, √3 ले लिया, 2 ले लिया, जो अपर में संख्याएं हैं उसमें आप देख सकते हैं कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी कि जो शांत हो, कोई भी नहीं होगी। पाई से आप कोई भी लेके देखना, जितनी भी अपर में संख्याएं होती हैं, √2, √3, √7, √10, ठीक है, देख सकते हैं कोई भी नहीं होगा। अब हम बात करेंगे अपर में अशांत अनावर्ती क्या होगा। अगर पाई का हमने ले लिया तो पाई का मान वैसे क्या लेते हैं, 22/7 लेते हैं ना, कैलकुलेशन के हिसाब से लेते हैं, क्या लेते हैं, ये 22/7 यानी कि नियरेस्ट होता है, पास में होता है, तो 22/7। अगर 22/7 लेते हैं तो इसको भाग करते जाएंगे अगर, तो क्या आएगा 3.1415972, इस तरह से चलता रहता है, ठीक है, आगे तक चलता रहता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये कोई इसकी निश्चित नहीं आएगी कहां तक जाएगा कि यहाँ पे 8 आ जाने के बाद पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा कोई भी टर्म नहीं आता है, कोई पद नहीं आता कहीं पे भी कि जिससे ये पूरा विभाजित हो जाए, ठीक है। तो क्या होगा, ये क्या होगा, अशांत हो गया, यानी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, उथल पुथल किया जा रहा है, इधर से उधर, इधर से उधर, तो क्या होगा, अशांत, यानी कि देश कह सकते हैं कि अशांत हो गया, यानी कि रुक नहीं रहा है कहीं पे भी। अब एक सवाल के जरिए से देखेंगे कि क्या होता है एग्जाम्पल को, मान लो उसको कुछ भी, ठीक है, क्या उदाहरण दे दिया। सवाल क्या है कि क्या 5/9 परमेय संख्या है, अगर है तो क्या शांत होगी या अशांत होगी। अब इसको कैसे देखेंगे, ये क्या दे रखा है 5/9। अब ये क्या 5/9 है, इसको हमने p/q के रूप में लिख लिया ना, ये रहा p की वैल्यू, ये रही q की वैल्यू, ठीक है। 5 क्या हो गया, 5, p का मान क्या होगा 5, q का मान क्या हो गया 9,
अब इसको हमने p बटे के रूप में लिख लिया है, p बटे q के रूप में लिख लिया है, तो ये क्या हो गई, परमीय संख्या तो हो गई, परमीय संख्या तो हो गई। अब बात करेंगे शांत या अशांत, बात क्या करेंगे, शांत या अशांत। शांत और अशांत करने के लिए हमने क्या बताया था कि 9 से ये नीचे जो हर होता है इससे भाग करते हैं ऊपर अंश को, अंश को अगर भाग करेंगे तो ऊपर अंश तो क्या छोटा है, अंश तो क्या छोटा है, तो 9 से भाग करेंगे कैसे, तो दशमलव लगाएंगे यहाँ पे, तो 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 50, 9 पंजे क्या हो जाएगा 45, 9 पंजे क्या हो जाएगा 45, फिर बचेगा 5, 9 पंजे 45, यानी कि ये चलता रहेगा, तो ये क्या होगा, अशांत हो गया, अशांत हो गया, यानी कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है, चलता रहा, कटेगा ही नहीं कहीं पे, तो क्या हो गया, अशांत हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे, आशा करते हैं आप लोग। देखते हैं, हालांकि ये दे रखा था कि छोटी संख्याएं अगर होंगी, 2 की होंगी, 3 की, तो हम देख लेंगे कि किस तरह से कि शांत है या अशांत। अगर बड़ा दे रखा हो, जैसे बड़ा दे रखा हो, कोई अगर क्वेश्चन देख लेते हैं, सवाल ही देख लेते हैं, ठीक है, 512 गुना, यहाँ पे ले लेंगे 729 बटे 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर, ये 9 की पावर 3 8 की पावर 3। अगर पूछ लिया जाए कि ये शांत है या अशांत, तो क्या ये कैलकुलेशन यानी कि गुणा जो इसकी है, ये गुणा बात तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसको हम किस तरह से देखेंगे कि ये शांत है या अशांत। इसको भी देखने के लिए एक तरीका होता है, वो क्या है, वो उसको इधर देखते हैं, यानी कि परमीय संख्या, परमीय संख्या को हम किस तरह से लिखते हैं, p बटे q के रूप में लिखते हैं, p बटे q के रूप में लिखते हैं। तो नीचे वाले यानी कि हर से देखेंगे, हर में ये देखेंगे कि हर के जो अभाज्य गुणनखंड, हर के क्या देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड देखेंगे कि जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की पावर m गुणा 5 की पावर, इस तरह से देखेंगे हम p परमीय संख्या को क्या लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, तो q के अभाज्य गुणनखंड जो होंगे, अगर उसको अगर हम 2 की पावर m 5 की पावर n लिख सकते हैं, जहां 2 की पावर m यानी कि m और n हो सकते हैं, m गामा n हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 यानी कि, ठीक है, ये हो सकते हैं। इसके अलावा अगर उसके हर में कुछ और आता है, इनके अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड में अगर कोई और भी संख्या आ गई, तो ये अशांत होगी। अगर ये दोनों की पावर m और n के रूप में, यानी कि 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में आते हैं, तो शांत होंगे, तो क्या होंगे, तो वह संख्या क्या होगी, शांत होगी, शांत। उसका दशमलव प्रसार, इसको दशमलव प्रसार से भी कह सकते हैं, यानी कि उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, अब एक सवाल, एक क्वेश्चन, जैसे ये दे रखा है, इसको किस तरह से, अब ये काफी बड़ा दे रखा है, कैसे करेंगे, कैसे, अब सोचते हैं, ये देखो क्या होता है, 512 क्या होता है, 8 का क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है, और इसी तरह ये 9 का क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है, क्यूब को बोले तो घन, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं घन क्यूब को। अब ऊपर भी गुणा में है, नीचे भी गुणा में, अगर पूरी को गुणा करोगे, पूरी भी गुणा करोगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर इसको काट देते हैं, यहीं पर अगर इसको हम काट देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 8 की घात 3 ऊपर है, 8 की घात 3 नीचे है, तो ये दोनों काट देंगे। इसी तरह ये 9 की घात 3 ऊपर है और 9 की घात 3 नीचे है, काट देंगे। अब ये क्या बचा, ये क्या बचा, यानी कि क्या बचा, 1 बटे 2 की पावर 3 5 की पावर 3 5 की पावर 3। अब इनके गुणनखंड का, ये खुद गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है, गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है, तो ये q के गुणनखंड हो गए। ठीक है, ये क्या होगा, q के गुणनखंड हुए। यानी कि अब क्या है, हमने इधर ले रखा कि शांत होगा या शांत। अब शांत के लिए क्या होना चाहिए, 2 की पावर है और 5 की पावर है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे क्या 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 है, इसके अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं है। तो ये क्या हो गया, इसके इस हिसाब से ये क्या हो गया, ये हो गया शांत।
ये हो गया शांत, ठीक है। एक और देखते हैं, एक और देखते हैं उदाहरण। ठीक, ये दे रखा है। अब उसने पूछा कि शांत होगा या अशांत होगा, शांत होगा या शांत। अब इसकी तुलना पहले हम करेंगे पी बटे क्यू के रूप से। तो ये तो हो गया पी हो गया शांत, ये क्या हो गया क्यू हो गया। अब क्यू के क्या करेंगे, आवाज गुणनखंड करेंगे। क्यू के अगर आवाज गुणनखंड करेंगे तो 13 के गुणनखंड करेंगे, तो इस तरह से करेंगे। अब 13 देखेंगे किस किस संख्या किसके पहाड़े में आता है, तो किसी के में नहीं आता, यानी कि 13 खुद से होगा, तो 13 हो गया, ठीक है। अब क्या बचेगा 1, ठीक है। तो इसकी आवाज गुणनखंड क्या होगा 13 हो गया और 1 हो गया, ठीक है। अब क्यू के आवाज गुणनखंड, क्योंकि आवाज गुणनखंड क्या होगा 13 और 1। अब देखेंगे, अब शांत है या अशांत, इसको देखने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर m और 5 की पावर n होना चाहिए। शांत के लिए 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए। लेकिन इसमें तो ना तो 2 है, ना तो m है, ना तो 5 है, ना 2 है, ना 5 है। तो ये क्या हो गया, ये अशांत हो गया। ये क्या हो गया अशांत। और शांत होने के लिए ये नहीं पर्याप्त नहीं कि 2 की पावर n हो जाएगा या 2 की पावर 5 की पावर n हो जाएगा, एक नहीं दोनों होने चाहिए। क्या, दोनों होने चाहिए, ठीक है। देखते हैं इसके आगे। अब इसके आगे क्या है, इसके आगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसी से आपके अगली प्रश्नावली है 1.1, उसमें क्वेश्चन दिए रखे हैं। तो उसको क्वेश्चनों को तो हालांकि इस वीडियो में नहीं कराएंगे, इसमें इसका ये देख लेंगे कि यूक्लिड विभाजन क्या दे रखा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या a और b दिए रहने पर ऐसी आद्वितीय से मतलब क्या होता है, आद्वितीय से मतलब होता है कि इसकी तरह कोई दूसरी आई है, इससे पहले नहीं आएगी या दूसरी दोबारा नहीं आएगी। धनात्मक का मतलब होगा कि पॉजिटिव प्लस का होगा। अब पूर्णांक का मतलब होगा अपने आप में पूर्ण होगी, यानी कि बटे में नहीं होगी, 2.5 2/3 इस तरह से नहीं होगी, यानी कि पूर्ण होगी। तो देखते हैं क्या दे रखा है कि विद्यमान रहती है तो क्या प्राप्त होता है, a बराबर bq प्लस r। अब इसमें क्या है कि b हमने ये 2 है a और b। अब इसमें एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, एक बड़ा एक छोटा होगा। तो b को हमने क्या मान लिया, छोटा मान लिया। b को क्या मान लिया हमने, छोटा। तो छोटे वाले से भाग देंगे किसमें, बड़े वाले में। तो a में अगर भाग देंगे तो क्या, अब बार लगेगा, यहाँ पे बार क्या लगा रखा है हमने, q मान लिया, ठीक, क्या q मान लिया, ठीक है। अब अगर क्यू आर लगाया तो क्या करते हैं, इन दोनों का गुणनफल इसमें से घटाएंगे, यानी कि बी क्यू। तो क्या बचेगा यहाँ पे, आर बचेगा, जो शेष पद यानी कि रिमाइंडर क्या बचेगा, आर बचेगा। तो इस तरह से क्या प्राप्त होगा कि ए बराबर इन दोनों का गुणनफल और प्लस क्या होगा आर, ठीक है, प्लस क्या होगा आर, यानी कि ये जिसमें हम भाग देंगे वो संख्या इन दोनों के गुणनफल, यानी कि भाज्य और भाजक के गुणनफल, इन दोनों भाज्य और भाजक के गुणनफल और शेष फल के योग के बराबर होगी। शेषफल और भाज्य और भाजक के गुणनफल के बराबर होगी। तो देखते हैं, जैसे ये हमने 2 से भाग करेंगे, हम किसको 9 को भाग करेंगे अगर, तो 2 चौके 8 हो जाएगा, और ये यहाँ पे इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 1। अब क्या ये अंदर क्या है, ए है ना, तो ये ए का मान रखते हैं यहाँ पे 9। और बी क्या है, बी है ये वाला ना, इससे तुलना करेंगे तो बी क्या है, ये। तो बी की जगह रखेंगे तो क्यू क्या है, क्यू यहाँ है, तो क्यू का मान कितना है 4, क्यू का मान कितना है 4, और आर क्या है 1, ये नीचे है तो 1। अब क्या हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 4 दूनी 8 1 9 हो गया, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका प्रयोग कैसे करते हैं और कहाँ तक। ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, ये एक चरणों में नहीं चलती है, ये वहां तक चलती रहती है जहां पर हमें शेष फल यानी कि रिमाइंडर जो है, यानी कि r की वैल्यू जो है
हमें जीरो नहीं मिल जाती, शून्य नहीं मिल जाती, वहां तक ही चलती रहती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसके कई चरण होते हैं, इसको चरणों में ना बता के उदाहरण के तौर पे उदाहरण लेके बता देते हैं, ठीक है। अब उदाहरण क्या होगा वो देखते हैं अभी। ये हमने ले लिया संख्या की 32 और ले ली हमने 616 ले लिया, ठीक है। 32 और 616। तो इसमें क्या है कि देखेंगे पहले कि छोटी कौन सी संख्या है, बड़ी। तो जाहिर सी बात ये छोटी है और ये बड़ी है, ये छोटी है और ये बड़ी है। तो छोटी संख्या से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या इस तरह से लिखते हैं। क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि अब क्या जानते हैं कि 616 जो है ये बड़ी है किससे, 32 से। ये 216 जो है बड़ी है किससे, 32 से। तो क्या करेंगे कि इसमें या इनमें हाँ, एक बात और आपको बता दें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं क्या, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समावर्त निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। क्या निकालने के लिए, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समावर्त। अब 32 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे किसको, 616 को, ठीक है। अब क्या होगा, 32 का टेबल हम कहाँ तक पढ़े, तो 32 एकम 32 यहाँ हो जाएगा, कितना बचेगा। अब इधर से एक हाथ से लेंगे, यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 9। अब यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ बचेगा, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 3 जाएगा, बचेगा 2। अब ये आगे वाली संख्या है लिख लेंगे नीचे। अब क्या करेंगे, 32 का पहाड़ा पड़ेंगे 296 तक, यानी कि 296 से क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। तो ऐसा क्या होगा, 9 लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं, 9 लगा लेंगे। तो 32 में 9 दूनी 18, हाथ से लगा एक, 9 दिया 27 और 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6, घटाएंगे तो नहीं 6 नहीं बचेगा, बचेगा 8। क्या बचेगा, 8 बचेगा। अब इससे हमारा कोई मतलब नहीं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। अब इसमें और इसमें देखेंगे, इसमें और इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे कि अब नया ये चरण क्या था, ये था चरण 1। अब बात करते हैं चरण 2 की, चरण 2 की। अब चरण 2 में क्या देखते हैं कि हमें r की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, ये r हुआ ना, ये r था, ये q था, और ये था b, और ये था a, ये था a। अब r हम लिखेंगे कि ये लिख लेंगे, हम जानते हैं कि, ठीक है, ये यहाँ पे लिख लेंगे, हालांकि हम नहीं लिखते हैं, ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। हम 8 क्या है, छोटा है किससे, 32 से, ठीक है। तो फिर इनमें क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करेंगे। अब 8 फिर क्या, छोटी संख्या से भाग देंगे बड़ी संख्या में, तो छोटी संख्या क्या, 8, और भाग किसमें देंगे, 32 में। अब 8 चौके 32 हो गया, 8 चौके 32 हो गया। r की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, r का मान 0 आ गया। यहीं पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय समाप्त हो जाएगी। और इसका अगर पूछा क्या जाएगा कि HCF कितना होगा, यहाँ से क्या पूछा जाएगा, HCF क्या होगा, HCF इसका क्या होगा, ये 8 हो गया, यानी कि 8 से भाग देने के बाद हमें रिमाइंडर क्या होगा, 0 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इसके आगे जो क्वेश्चन है, यानी कि प्रश्नावली में प्रश्न है, वो उसको देखेंगे हम कल की